वेलकम टू माय चैनल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर आपने अपना हौसला बनाए रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अंग्रेज़ी सीख कर रहेंगे, तो डेफिनेटली यू विल लर्न इट। कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती इस लैंग्वेज को सीखने से। बस ज़रूरत इस बात की है कि कंसिस्टेंसी बना के रखिए। कंसिस्टेंसी मतलब नियमितता। ऐसा नहीं कि आज आपने शुरू किया फिर आपने थोड़ा गैप दिया फिर आपने स्टार्ट किया। मैं आपको पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मैंने आपको टेंसेस के सेंटेंसेस बताए हैं। आज का वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैंने एकदम जो बिल्कुल सबसे इनिशियल स्टेज होती है, प्रारंभिक जो इसका फेस होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। बस ABCDEFGHIXYZ से ऊपर। अगर आपको अल्फ़ाबेट्स पता है और उसके बाद में थोड़े बहुत वर्ड्स आपने कभी कहीं पढ़े हैं, तो ये मान के चलें कि आपको इन सेंटेंसेस वर्ड्स को आज सीखना ही है। और बिल्कुल प्रारंभिक फेस हमने इसमें लिया है और उसमें हमारी स्पीकिंग किस प्रकार से निर्भर करती है वो आप यहाँ पर उन वर्ड्स को सीखेंगे। बहुत ही सिंपल, साधारण, आसान है। बस इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल आपको प्रारंभिक स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं। इसमें इन वर्ड्स को देखेंगे। ये है वर्ब टू बी। हमारा जो स्कूल सिलेबस बना हुआ है उसमें कहीं भी वर्ब टू बी को पढ़ाया नहीं जाता। यानी जो इनिशियल स्टेज है उसकी, जो प्रारंभिक स्थिति है जहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होती है। देखिए, हमें सारे अपने एक्सपीरियंस वो सारे समेट के रखने हैं कि वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स। हम कोई मातृभाषा वाले अंग्रेज़ी जानने वाले नहीं हैं। वी आर लर्नर्स। हमने अंग्रेज़ी, हम जो है लर्नर्स हैं, सीखने वाले हैं। और हमने किन किन ज़रिए से सीखा है, कौन कौन से हमारे माध्यम हो सकते हैं। क्या हमने कभी किसी की लिप रीडिंग को देखा है? क्या हमने किसी को बोलते हुए उसके वर्ड्स को सुना है? इसमें जो 4 फैक्टर होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज कंसर्न लर्निंग एनी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ लिसनिंग। ये लिसनिंग जो है ये कानों से होती है हमारी। इसके बाद होती है रीडिंग। ये 2 चीज़ें हैं वो हमारी इनपुट का काम करती हैं। आप जानते हैं कंप्यूटर में वही चीज़ें, वही इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जो उसमें पहले से उसमें इनपुट की जाती है, तो उसका हमें आउटपुट मिलता है। और अगर हम स्पीकिंग के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमारा इनपुट कितना हुआ है, हमने अंदर गेन कितना किया है। जितना हम गेन करेंगे, जितना हम अंदर अपने लेंगे, उतना ही तो बाहर आएगा। हम उसको गेन नहीं कर रहे हैं, हम उसको इनपुट नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी ये ख्वाहिश है कि फ्लुएंसी के साथ हम अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। पहले इनपुट करिए। तो जो 2 फैक्टर्स हैं इनपुट के, एक है लिसनिंग, यानी इसका अंग्रेज़ी का सुनना, और वो भी सही वर्ड्स का। जैसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड्स, वी शुड ऑलवेज यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी उचित शब्दों का प्रयोग करना। एक समानार्थी शब्द तो बहुत से होते हैं कि उनके अर्थ एक ही होते हैं, लेकिन जो स्पीकर होता है या बहुत बेहतर बोलने वाला होता है वो लैंग्वेज को एप्रोप्रिएट वर्ड्स को यूज़ करता है, जो उसमें सही मानों में जो यहाँ पर यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। तो पहला जो है वो है हमारा लिसनिंग। तो ये हमारे इनपुट्स हैं। और रीडिंग, तो अब आप ये देखिए कि हम कितना सुनते हैं। जितना हम वर्ड्स को सुनेंगे, क्योंकि यही तो बेसिक डिफरेंस है। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जो हम नेटिव स्पीकर्स हिंदी के हैं, जो हमारी मदर टंग हिंदी है, उसको हमने क्या किया है, उसको हम जैसा पढ़ते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ते हैं। उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता। यहाँ तक कि जो लेटर्स हैं का, खा, गा, गा, घा, इनके उच्चारण भी वही होंगे, का, खा, गा। लेकिन अंग्रेज़ी में तो एक्सेप्शंस के अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं। आप देखिए, सी का उच्चारण कहीं का होता है और कहीं सा होता है। जैसे कैट, CAT कैट हो गया, CALL कॉल हो गया।
लेकिन कहीं कहीं इसका उच्चारण सी भी होता है। जैसे रिसीव की स्पेलिंग अगर लिखें तो यहाँ सी आया है और लेकिन यहाँ इसका सा उच्चारण होता है। इसी प्रकार से सेल, CELL सेल का उच्चारण, तो यहाँ कैल नहीं होता, सेल होता है। तो ये इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर हमने इनका लिसनिंग नहीं किया प्रॉपरली और इनको रीडिंग नहीं किया तो ये दो सोर्स हैं हमारे, ये परफेक्ट होना चाहिए। हमारी लिसनिंग हमारी कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए एंड हमारी रीडिंग जो है ये हमारी कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये दो आउटपुट निकलेंगे, यानी स्पीकिंग एंड योर राइटिंग। You will be able to write any type of sentences and you will be able to speak in English fluently without thinking in Hindi, then try to translate into English, then you speak it. No, it will happen after some time when you will create your listening power, and without creating listening power we will be just unable to speak in English. तो ये तो प्रारंभिक चीज़ हो गई कि ये हमें करना है। भाई उन आयाम को तो है, मैंने कहा कि मैं अंग्रेज़ी सिखा दूंगा, या किसी ने कहा कि हम अंग्रेज़ी सीखेंगे, लेकिन कैसे सीखेंगे और सिखाने वाला कैसा सिखाएगा उसको। ये तो तमाम बुक्स भरी रखी हुई है, हमारी ढेरों किताबें हमारी पड़ी हुई है, लेकिन हमें उनमें से कौन सी चीज़ कहाँ पर किस लेवल पर उसको लेकर आना है, ये हमें स्टेप बाय स्टेप अगर बनता चला जाएगा तो फिर हमारा जो सीखने का लेवल है वो बढ़ेगा। और जब छोटे छोटे वर्ड्स हम सीखेंगे और उसको बोलने के काबिल जब हम हो जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हम कंफर्ट जोन में अपने आप को फील करेंगे। जब तक हम कंफर्ट नहीं होंगे अपने उच्चारण में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसमें, अलग अलग वर्ड्स के हैं, लेकिन ये लिसनिंग पावर से आएगा। और लिसनिंग पावर जो बेहतर अंग्रेज़ी बोलते हैं उनकी अंग्रेज़ी, जैसे न्यूज़ रीडर्स हैं जो आपको डीडी में मिल जाएंगे, दूरदर्शन के जो न्यूज़ रीडर्स हैं, या कोई ऐसा चैनल है जिसमें प्रोनाउंसिएशन इनके बहुत अच्छे हैं और उनका जो लैंग्वेज का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, तो इस स्तर की अंग्रेज़ी अगर हमारे लिसनिंग पावर क्रिएट हो रहा है और हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल लर्न इट फॉर एंड विदाउट टेकिंग एनी हेजिटेशन वी शुड ट्राई टू स्टार्ट इट। और उसको हमें झिझक भी नहीं करना है, उसको कह देना। लेकिन हमारे ये दो सोर्स हैं, इनपुट आपको ज़रूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल वर्ड्स लिए हमने, इज़, एम, आर। ये देखिए बेसिक है। और जब हम स्टार्ट करते हैं किसी से प्रश्न करना, सवाल करना, तो इन सेंटेंसेस का भी हम बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ करते हैं। अब आप देखिएगा इसमें ये इज़, अब इसका उच्चारण से ही मैं स्टार्ट करता हूं, यानी किसी भी चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना है कि वर्ड लिखा है IS, लेकिन इसका जो तलफ़ुज़ होता है, इसका जो उच्चारण होता है वो होता है प्रोनाउंसिएशन इसका ज़ा से। तो इस बोलना है। देखिए ज़बान की बहुत अहमियत है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वो कहते हैं ना कि मैंने ज़बान दे दी। ज़बान दे दी मतलब क्या, आपने अपनी जो टंग है, जीभ है, वो निकाल कर दे दी है क्या? नहीं, आपने शब्द बोले हैं और आपके शब्द इतने मूल्यवान हैं, इतने कीमती हैं कि आप अपनी बात से पलट नहीं रहे हैं। तो देखिए ज़बान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, चाहे आप किसी भी भाषा के आप नेटिव स्पीकर हों, आपकी ज़बान का इम्पोर्टेंस तब होगा जब आपकी उसकी अदायगी, उसका लहजा, उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसकी स्पेलिंग, ये सब दुरुस्त होती चली जाएगी। तो बहुत इसके कई फेसेस हैं, हम छोटे छोटे लेवल से, छोटे छोटे फेसेस से हम स्टार्ट करेंगे। तो बहुत एक छोटा सा फेस मैंने यहाँ पर लिया है और वो लिया है मैंने आपको इज़, एम, आर, और दूसरा लिया है वाज और वर। मैं इनके ज़रिए आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे और हमारे क्वेश्चंस इसमें कैसे बनेंगे और हमारे आंसर्स इसमें कैसे बनेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत छोटा फेस है, बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है। इसको अंत तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और जैसे मैंने कहा कि बस स्टार्ट करिए अपना इनपुट्स, जो टू थिंग्स जो मैंने टू फैक्टर्स आपके सामने बताए हैं, लिसनिंग और रीडिंग, इसको करने की कोशिश करिएगा और इसको बार बार देखिएगा, कुछ रुक कर देखिएगा, कुछ अंतराल से, कुछ गैप देने के बाद, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है और इसके बाद में हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी प्रश्नवाचक, इसी से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो ये इज़ है, ये प्रेजेंट टेंस में, अभी हमने दो टेंस लिया है यहाँ पर, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। मैं यहाँ आपके लिए लिख भी देता हूँ इसको, आप चाहें तो नोट कर लें इसको। ये हमने लिया है पहला प्रेजेंट टेंस
अभी इसकी वैरायटी नहीं ली है कि ये किस टेंस में है, किस खंड में है, नहीं, सिर्फ केवल इसको हम इतना समझेंगे ये प्रेजेंट टेंस में है। और ये जो हमने लिया है यहाँ पर वाज ओवर, ये लिया है पास्ट टेंस के लिए। तो पहले हम अगर इसको प्रेजेंट टेंस को समझ लें और इसके अर्थ को समझ लें कि ये क्या हो रहा है, तो ये समझ में आ जाएगा हमारे। ये है पहला इज, एम, आर। देखिएगा मैंने इनके अर्थ भी लिखे हैं, है, हूँ, हैं। तो जिन्हें बहुत ज़्यादा स्पीड पसंद नहीं है, जो रुक रुक कर समझना चाहते हैं, वो भी इसको गौर से देख लें कि हमने इस लिखा है तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो लिसनिंग से करें। कि मैंने आपसे कहा है पिछले वीडियो में कि अंग्रेज़ी आंखों से नहीं आती, कानों से आती है। जब तक आप किसी वर्ड को सही नहीं सुनेंगे तब तक आप उस वर्ड को सही बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदी और अंग्रेज़ी मैंने आपसे अभी कहा कि अलग अलग है। यहाँ तो जैसा लिखते हैं हिंदी में वैसा ही पढ़ते हैं, चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो, नॉर्थ का हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, वो वही लिख पढ़ेगा जो लिखा हुआ है हिंदी में। लेकिन अंग्रेज़ी में नहीं, अंग्रेज़ी में तो जैसा पता होगा। अब ये पता कहाँ से होगा? नेटिव स्पीकर से। और नेटिव स्पीकर ने जो उच्चारण किया है, जो उन्होंने प्रोनाउंसिएशन किया है, वो हमें करना है। उसमें हमें कोई क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा है तो क्यों है, वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए ये देखते हैं हम इसको। यहाँ पर ये है इज का अर्थ यहाँ नीचे लिखा हुआ है। एम का अर्थ होता है हूँ और आर का अर्थ होता है हैं। अब एक चीज़ और क्लियर करूँ, आप देखिए, ये है और हूँ तो है ही, सिर्फ दो ही है। यहाँ ये जो इज लिखा हुआ है वाला, इसका ही ये प्लूरल नंबर है। जब एक की बात होती है तो हैं होता है, यानी इज होता है। जब एक से ज़्यादा की बात होती है तो वो हैं हो जाता है। वहाँ हमें आर का यूज़ करना पड़ता है। तो आपने देखा प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब टू बी यानी होना, ये जितने भी हमारे होना वाले सेंटेंस है ये बताता है। जैसे मेरे पिताजी टीचर हैं, मेरा भाई अभी ऑफिस में है, तो जहाँ जहाँ भी ये सेंटेंसेस आएंगे वो सारे के सारे वर्ब टू बी के अंदर ही होंगे, और इनसे ही प्रश्न बनेगा और इनसे ही उत्तर बनेगा और इनसे ही हमारी स्पीकिंग स्टार्ट होगी। और हमने आपको पहले भी कहा है कि स्पीकिंग के जो फेज़ होते हैं, लेवल होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनसे हमारे बिजनेस टर्म्स हैं या जो हमसे सिर्फ हेलो हाय तक मिलते हैं, उनसे हम बहुत कम बातचीत करते हैं, तो वो इनिशियल स्टेज तो आप क्रॉस कर जाएंगे। यहाँ पर किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपको अंग्रेज़ी किस लेवल की आती है। देन यू विल बी एबल टू स्पीक देयर। आप वहाँ पर बोलने के लिए सफल होंगे और आप अपना इंप्रेशन भी बहुत अच्छी तरह से छोड़ पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, अब ये पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। ही इज़ माई ब्रदर। ही वह, इज़ है, माई ब्रदर मेरा भाई। प्लेसमेंट डिफरेंट होता है हिंदी से। तो ये हो गया वह मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर। अब यहाँ से आप एक रिलेशन का एक सिलसिला जारी रख सकते हैं, जितना चाहे बोल सकते हैं। ही इज़ माई सिस्टर, ही इज़ माई फादर। इस तरह से आप यहाँ पर, ही इज़ माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। ही इज़ माई कज़िन। तो इस तरह से जितने भी हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और यहाँ भी बदल सकते हैं, यहाँ भी बदल सकते हैं आप। अगर यहाँ बदलेंगे तो मैंने इसको नीचे लिखा हुआ है। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था ही से, तो मैंने ही का एग्जाम्पल लिखा है। आप बेशुमार सेंटेंसेस बनाकर देखें इसको। देखिए, इसको छोड़िए मत कि जैसे मैंने आपको सेंटेंस जितने लिखे हैं बोर्ड पर, इससे ज़्यादा बना के देखिए। अब यहाँ जो आपके रिलेशन है वो चेंज करते जाइए आप इसको। ब्रदर, सिस्टर, नेबर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जितने भी हो सकते हैं, हमारे आंट, अंकल, जितने भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ बनाकर देख सकते हैं। इस तरह से उनके जो प्रोफेशन है वो भी लिख सकते हैं, यानी क्या क्या व्यवसाय है। वो बिजनेसमैन है, वो ऑफिसर है, वो क्लर्क है, वो ड्राइवर है, वो प्लम्बर है, वो कारपेंटर है। जो भी प्रोफेशन है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो है माय ब्रदर को हटा दीजिए और सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दीजिए। ही इज़ अ प्लम्बर, ही इज़ एन इंजीनियर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ ड्राइवर। तो जितनी भी उसकी पहचान है होने वाली, वो बेशुमार सेंटेंसेस आते हैं। आप कितनी अंग्रेज़ी बोलेंगे आप कॉमन निकाल दें सुबह से लेकर शाम तक अंग्रेज़ी के वर्ड्स को, तो बहुत कम वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम उनको यूज़ करना शुरू कर दें। अब इसी तरह से ये हो गया ही इज़ माई ब्रदर। अब आई, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को बताने लगता हूँ कि आई और एम का रिलेशन ऐसा है कि कहीं नहीं है।
मैं कहता हूँ एम यहाँ पर पतिव्रता है, ये इसके साथ सिर्फ आई के साथ ही आता है, बाकी इसका यूज़ कहीं पर भी एम का यूज़ नहीं होता। तो आई के साथ अगर एम का अर्थ होता है हूँ, और ये हमेशा होने के लिए, खुद के होने के लिए, यानी आई के होने के लिए बताता है। आई एम डॉक्टर शफी खान, मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा है। आई एम अ टीचर, आई एम अ पेशेंट, कहीं मान लो मैं डॉक्टर के पास गया तो आई एम अ ट्रैवलर, आई एम अ टूरिस्ट, मैं अगर पर्यटन के लिए गया तो ये बेशुमार शक्लें जो आपकी बनती चली जाती हैं, जो प्रोफेशन आपके बनते चले जाते हैं, जो रिकॉग्निशन या पहचान होती चली जाती है, वो सारा इस दायरे में आ जाएगा। वर्ब टू बी दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो विस्तार है, इसकी जो डिटेल है, वो बहुत ज़्यादा है, और ये हमारी कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और इसी तरह से ये यू आर माई ब्रदर, दे आर माई ब्रदर, माई फ्रेंड, वी आर स्टूडेंट्स। अब ये बदलते चले जाएंगे आप, यहाँ पर जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये बदलते चले जाए। जैसे हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स। तो आप जो है ये सेंटेंस को याद रखें कि जो प्लूरल नंबर के साथ हमारा आर आने वाला है, जो सिंगुलर नंबर है ही शी इट, इसके साथ इज़ आने वाला है, और ये है के लिए होगा। जहाँ है वही प्रेजेंट की पहचान है। अब इसी से इंटरोगेटिव फॉर्म बनेगा, बहुत इजी है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। इज़ को सामने रखें, इज़ ही माई ब्रदर, क्या वह मेरा भाई है? इज़ ही अ डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर है? इज़ ही अ कारपेंटर, क्या वह कारपेंटर है? इज़ ही माय नेबर, क्या वह मेरा पड़ोसी है? तो अगर हम इस इज़ एम आर को सामने ले आएँ और इस सब्जेक्ट को इसके बाद ले आएँ, तो ये हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म बन जाता है। तो जब भी हमारे सवाल यहाँ क्रिएट होंगे, हमारी स्पीकिंग यहाँ क्रिएट होगी, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। इसी तरह से ये सेंटेंसेस मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं, और जब ये बीत जाता है तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। इज़ एम का जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ वाज का यूज़ करिए। जैसे आई वॉज देयर, आई वॉज, व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था। ही वॉज माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड था। तो जब ये इज़ और एम गुजर जाते हैं, पास्ट टेंस हो जाते हैं, तो ये वाज बन जाते हैं। इसी तरह से आर जब बीत जाता है तो ये वर बन जाता है। यहाँ भी देखिए इसका जो उच्चारण है ये वेयर नहीं होता, वर होता है। WERE, वर यानी थे, और वाज यानी था। तो ये वर्ब टू बी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेक सम मोर सेंटेंसेज इन हिंदी एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप बहुत सारे सेंटेंसेस को लीजिए और इसको बनाने की प्रैक्टिस करिए। फिर मैं इसको आप आगे बढ़कर आपको फ्यूचर टेंस के शैल बी और विल बी का प्रयोग आपको बताऊंगा। तो कुछ सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, आप उसको बनाने का प्रयास करिएगा कि वो अंग्रेज़ी में उनका ट्रांसलेशन किस तरह से होगा। चलिए देखिएगा ये सेंटेंसेस यहाँ पे, और कि ये इंसर्ट, राम इज़ अ बॉय, राम एक लड़का है। इसी तरह से अगर यहाँ पर इस के बाद या एम के बाद या आर के बाद नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव भी बन जाएगा। और इसी तरह से इसको हम पहले रख देंगे तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। इंडिया इज़ ग्रेट नेशन, इंडिया इज़ ग्रेट नेशन, भारत एक महान राष्ट्र है। इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। माई मदर इज़ इन द किचन, मेरी माँ किचन में है। ये स्थिति बता रहा है, देखिए आप, मतलब कहीं अगर वो मौजूदगी अगर है उसकी, कहाँ उपस्थिति है ये भी बताना हो तो हम इस वर्ब टू बी के ज़रिए बता सकते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। यहाँ हमने प्रोफेशन बताने का काम किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। इसको हम आगे इसके श्रेणी में और लेकर जाएंगे। इसको हम आपके सामने फ्यूचर टेंस में भी हम आपको सेंटेंस बताएंगे कि वह अभी बाज़ार में होगा, मेरा भाई स्कूल में होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम आपको लेंगे। तो वर्ब टू बी को आप हल्का मत समझिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश एंड स्पीक एज फार इज कंसर्न स्पीकिंग इंग्लिश।
तो बोलने के लिए और लिखने के लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।